हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 इन स्टैटिक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंट्रोडक्शन वहाँ पे किया था। आज एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम्स हम करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर ABCD इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय जॉइनिंग A टू E। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ BC। कोई स्क्वायर है, ABCD ड्रॉ करना है, उसमें BC जो साइड है उसका मिड पॉइंट और A को ज्वाइन करना है हमने। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल ABE ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और क्वाड्रिलेटरल AECD जो क्वाड्रिलेटरल बच गया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्चुअल में AE के परपेंडिकुलर होगी। ये हमने शो करना है। देखिए, अब ये क्योंकि किसी भी स्क्वायर के लिए बात करी गई है तो हम स्क्वायर जितना हो सके इजीली हम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे B को सेंटर पे रखते हुए ये हमने एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, नाउ BC का मिड पॉइंट था E, उसको हमने ज्वाइन कर दिया A से। तो AEB ट्राइंगल और ये AECD क्वाड्रिलेटरल दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 और क्वाड्रिलेटरल का G2 कंसीडर कर लिया। उनको ज्वाइन करने वाली लाइन दैट इज G1 G2 परपेंडिकुलर टू AE है, ये हमने शो करना है। ठीक है, क्या शो करना है? दैट G1 G2 इज परपेंडिकुलर टू AE। मतलब इन दोनों लाइन का जो हम स्लोप लेंगे वो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। ठीक है, नाउ देखिए, अब क्योंकि हमने इसको अपने स्क्वायर को सिंपल बनाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर रखा हुआ है, तो मान लीजिए इस स्क्वायर की हर एक साइड, ठीक है, 6A है। तो लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी 6A। और हमने ये 6A क्यों लिया? सिर्फ सिंपली A भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं। हर एक साइड स्क्वायर की A ले सकते हैं हम। उससे क्या होगा, 6A लेने से क्या होगा अभी आपको पता लग जाएगा कि अभी जो हमें हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज A/2 हम लेते रहे। ठीक है, तो अभी देखिए, क्योंकि हर एक साइड 6A है तो इन हर एक जो वर्टेक्स है ऑफ स्क्वायर उसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। C के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 6A, 0। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 6A, 6A। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 0, 6A। और E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3A, 0। क्लियर? नाउ हमें G1 let G1 be the center of gravity of triangle ABE। G1 इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब किसी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस ट्राइंगल का किस तरह से निकलता है? दैट इज सेंट्रोइड की हम बात कर रहे हैं। तो सेंट्रोइड किस तरह से निकलता है? G1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट पहले 0, A का एक्स कोऑर्डिनेट था 0, B का एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड E का एक्स कोऑर्डिनेट इज 3A डिवाइडेड बाई 3। लाइकवाइज Y कोऑर्डिनेट 6A प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3। किसी भी ट्राइंगल का जिस तरह से सेंट्रोइड निकाला जाता है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? A, 2A। ये G1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, नाउ G लेट G1 बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ABE का ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है G1। लेट G बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर ABCD and G2 be the center of gravity of quadrilateral AECD। ओके, अब नाउ G क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्क्वायर का है तो G के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा ऑब्वियसली। G
कोई भी सिमेट्रिक फिगर होती है जब जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी है हमने, कोई भी उसमें चेंज नहीं कर रखा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स इजीली हम विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री हम निकाल सकते हैं 3a, 3a। ये हो गए हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट्स। नाउ कोई लाइन है जिसके मिड पॉइंट या जिसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, G1 G2 के ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है जी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, G1 के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो क्या G2 के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं या फिर उस लाइन का हम स्लोप क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट m1 be the slope of line G1 G and m2 be the slope of line AE। ठीक है, नाउ m1 की वैल्यू कितनी होगी, G1 G2 बोले या G1 G, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो स्लोप कितना होगा, जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए ये हमारे पास, सॉरी G1 के कोऑर्डिनेट्स a, 2a, जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3a, 3a। नाउ स्लोप कैसे निकलता है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3a माइनस 2a अपॉन में 3a माइनस a, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। लाइकवाइज m2 स्लोप निकालना है AE का, तो 6a माइनस 0 अपॉन में 0 माइनस 3a, हमारे पास आ गया -2। नाउ m1 डॉट m2 कितना आ रहा है 1/2 इंटू -2, प्रोडक्ट आ रहा है -1। देयरफॉर लाइन G1 G2 इज परपेंडिकुलर टू A। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ए पीस ऑफ यूनिफॉर्म वायर is bent in the shape of an isosceles triangle whose sides are A and B। ओके, तो एक isosceles triangle है, A B C नाम दे दिया उसमें, और लेट उसमें AB साइड की लेंथ है A और AC साइड की लेंथ भी है A, एंड साइड BC is of length small b। Show that the distance of center of gravity from the base of the triangle। isosceles triangle में center of gravity डिस्टेंस यहाँ G से बेस का मतलब GD जो डिस्टेंस है वो आएगा a/2 अंडर रूट 2a माइनस बी अपॉन में 2a प्लस बी, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से कंसिडर करते हैं, मान लीजिए वेट की हेल्प से करते हैं। लेट 2w बी द वेट पर यूनिट लेंथ। जो यूनिट लेंथ है ना इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इन वायर से मिलके बना हुआ है, ए बी बी सी सी ए, ये वायर है यहाँ पे। अब इनका पर यूनिट जो लेंथ है कितनी भी लंबी हो सकती है ये वायर, बट जो यूनिट लेंथ है उसका वेट हमने 2w ले लिया, तो पूरी रोड ए बी की लेंथ है ए, और उसके अंदर यूनिट जो लेंथ है, ठीक है, मतलब एक छोटी पार्ट मान लिया, उसका यूनिट स्टैंडर्ड मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आपने रख लिया, और ए बी की लेंथ है ए सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का वेट 2w है, तो पूरे ए सेंटीमीटर, स्मॉल ए सेंटीमीटर का वेट कितना हो जाएगा 2aw। ठीक है, और देखिए इस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स किस तरह करेंगे, अब ये पूरी पर यूनिट लेंथ, देन देखिए वेट ऑफ ए बी, पूरी ए बी का वेट कितना हो गया 2w को हमने उसकी पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से यही वेट किसका हो जाएगा, AC का हो जाएगा, एंड वेट ऑफ BC कितना हो जाएगा 2w का मल्टीप्लाई कर दिया हमने BC। ठीक है, क्योंकि BC की पूरी लेंथ है B। नाउ देखिए प्रॉब्लम को किस तरह से करेंगे हम। अब AB पूरी वायर की वेट है 2WA। ठीक है, अगर हम इस पूरी वायर के वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि सिर्फ वर्टिसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वेट को, पूरे का वेट है 2WA, तो अगर सिर्फ वर्टिसेस पे वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आधा आधा दोनों तरफ चला जाएगा, तो A के ऊपर कितना आ जाएगा वेट WA, इसी तरह B के ऊपर वेट कितना आ जाएगा WA। ठीक है, 2WA वेट था पूरे AB वायर का, WA A वर्टेक्स पे चला गया, WA वेट B वर्टेक्स पे चला गया। लाइकवाइज AC जो है हमारे पास उसका वेट भी है 2WA,
तो उसका भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डब्ल्यू ए कोऑर्डिनेट ए वर्टेक्स पे, डब्ल्यू ए सी वर्टेक्स के ऊपर आ गया। ठीक है, इसी तरह बीसी के वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बीसी का वेट यहाँ पे कितना चला जाएगा, डब्ल्यू बी वर्टेक्स पे, डब्ल्यू बी सी वर्टेक्स पे। तो ए वर्टेक्स के ऊपर टोटल वेट कितना हो गया, दोनों का सम हो गया। ठीक है, वेट एट ए 2W ए। ठीक है, इसी तरह से वेट एट बी कितना हो गया, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू कॉमन ले लो चाहे तो, ए प्लस बी टाइम्स डब्ल्यू। इसी तरह से वेट एट वर्टेक्स सी कितना हो गया, इन दोनों का सम, डब्ल्यू टाइम्स ए प्लस बी। तो जो वायर का जो वेट था वो अब हमने वर्टेक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, नाउ जी है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो कि हमें इसका डिस्टेंस, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, नाउ अब हम जिस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालते हैं, मोमेंट लेना है, और देखिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल, मतलब इस बेस के अबाउट लेना है। ठीक है, नाउ हमने देखा था मोमेंट, टेक मोमेंट ऑफ जी अबाउट बीसी। ठीक है, नाउ उसके बीसी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो ये दिस डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बीसी से डिस्टेंस हमें देखना है, दैट इज जी डी इज इक्वल टू, सारे जो वेट है उनका हमने डिस्टेंस, फॉर्मूला मोमेंट का फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, एक्स बार मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस जो हमने निकाला था, दैट इज अगर n पार्टिकल्स है या 2 पार्टिकल है तो m1x1 प्लस m2x2 लाइकवाइज mnxn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अप टू mn। इसी तरह मोमेंट अबाउट x एक्सिस जब हम लिया था तो वो आया था समेशन mi yi अपॉन में समेशन mi। क्लियर, तो इसी तरह से मोमेंट लेना है अब हमने, और ये BC के अबाउट लेना है। नाउ दिस डिस्टेंस इज जी डी। नाउ वेट लेना है हर एक, हमने जितना हमारे पास वेट है। नाउ 2AW वेट है ए का, और उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है, सॉरी बेस से कितना है, जो फिक्स जहाँ जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हो, दैट इज AD। 2AW वेट ए वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ है, उसका डिस्टेंस BC से कितना है, AD प्लस। नाउ अब W टाइम्स A प्लस B, ये वेट रखा हुआ है B के ऊपर, एंड B का डिस्टेंस BC लाइन से कितना है, 0, क्योंकि B BC लाइन के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पे 0। इसी तरह से C पॉइंट भी क्या है, BC लाइन के ऊपर ही है, तो W टाइम्स A प्लस C इंटू डिस्टेंस हो गया उसका BC से 0, अपॉन में सारे जो ये आपके पास वेट है उनका सम, दैट इज 2AW प्लस W टाइम्स A प्लस B प्लस W टाइम्स A प्लस B। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है, जी डी इज इक्वल्स टू 2AW AD अपॉन में, ये सिंप्लीफाई करके आ गया 4A प्लस 2B। ओके, नाउ AD की वैल्यू कितनी है, AD को हम लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला हुआ है, AD हमारे पास आ गया AC स्क्वायर, AC इज A, और पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, ये डिस्टेंस हो गया B/2, तो पाइथागोरस थ्योरम से यह हमारे पास आ गया AW अपॉन में 2A प्लस B, AD इज अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, और वी विल गेट अंडर रूट A/2 अपॉन में 2A माइनस B अपॉन में 2A प्लस B, which is our required answer. Now next problem is ABCD is a square piece of metal, EF मिड पॉइंट है AB और CD के,
फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पोर्शन लेफ्ट व्हेन ए ई एफ ट्राइंगल को जब स्क्वायर पोर्शन के अंदर से रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकालना है। ठीक है, नाउ देखिए इस पूरे स्क्वायर पीस को ई और एफ मिड पॉइंट से ए बी और सी डी साइड के, तो उसकी हेल्प से 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया है मैंने। एक ट्राइंगल है ए डी एफ, एक है ए ई एफ, एक है एफ ई बी, एक बी सी एफ, जिसके अंदर से इस क्वेश्चन के अंदर ये जो ए ई एफ ट्राइंगल है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो अब रिमेनिंग जो कितने ट्राइंगल बच गए, 3 ट्राइंगल बच गए इसके अंदर। नाउ कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वेट की हेल्प से हम सॉल्व करना चाहते हैं इसे। तो मान लीजिए कि इस पूरे ट्राइंगल, सॉरी ये जो 4 ट्राइंगल है इन सभी का वेट 3W है। ए डी ई का वेट 3W, ए ई एफ का वेट 3W। वो इसलिए 3W इसलिए रखा है कि अगर आप, क्योंकि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, तो हर वर्टेक्स पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो W वेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसलिए। तो 3W इसका वेट है, 3W इसका वेट है, 3W इसका वेट है, 3W इसका वेट है, तो टोटल जो स्क्वायर है ए बी सी डी उसका वेट हो गया 12W। क्लियर? लेट वेट ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू 12W। ओके, therefore weight of each triangle is 3W। हर एक ट्राइंगल का वेट 3W हो गया। ठीक है, नाउ जो पोर्शन हमने रिमूव कर दिया उसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज ए ई। ठीक है, इंटू हाइट ई एफ। उसके लिए हमें स्क्वायर की साइड्स पता होनी चाहिए, तो वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 2a लेंथ है। ठीक है, नाउ ए ई कितना हो जाएगा? 2a का हाफ दैट इज a एंड ई एफ इज 2a। तो ये आपके पास हो गया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज a स्क्वायर। नाउ देखिए जो प्रॉब्लम्स अभी हमारे पास आएंगी इस एक्सरसाइज में, जिसमें से कुछ पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। तो मान लीजिए इस पूरे क्योंकि इस पूरे स्क्वायर का वेट है 12W और उसके अंदर से 3W वेट तो ऑब्वियसली निकाल दिया गया ना, बिकॉज ए ई एफ जो ट्राइंगल था उसका भी वेट कितना है? 3W। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है एक्चुअल में वो 12W वेट है, 12W जिसके अंदर से 3W वेट निकाल दिया गया है। उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना बचा उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसका मतलब है लाइक ए के ऊपर -W वेट रखा है, ई के ऊपर -W और एफ के ऊपर -W वेट रखा है। जब मैं अगर कंसिडर करूं जिस पोर्शन को रिमूव कर दिया उसका वेट -3W है, उसके सारे वर्टेक्स पे वेट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो हो गया -W एंड -W। ठीक है, नाउ लेट G1 be the center of gravity of remaining portion। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है और उसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लीजिए G1 के कोऑर्डिनेट्स है x बार एंड y बार। इसका मतलब है मोमेंट निकालना पड़ेगा अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ मोमेंट अबाउट y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस से दूरी हम देखनी पड़ेगी इस केस में। तो हमारे पास आया x बार इज इक्वल टू समेशन जितने भी हमारे पास वेट है, 12W वेट रखा हुआ है, जी सेंटर ऑफ, ओके मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जी बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। जब तक ये पोर्शन रिमूव नहीं हुआ था स्क्वायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पे लाई कर रहा था। ठीक है, अब ए बी, ओके इन सभी पॉइंट से कोऑर्डिनेट अगर हम लिख लें तो जी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? जी के कोऑर्डिनेट हो ए, ओ, ए
बी के कोऑर्डिनेट 2a, 0, सी के कोऑर्डिनेट 2a, 2a, एफ के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास a, 2a, जी के 0, 2a, एक कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 0, ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास a, 0, ठीक है। नाउ मोमेंट निकालना है, तो x बार इज इक्वल टू सारे वेट 12w वेट है आपका g के ऊपर, 12w वेट का डिस्टेंस, ठीक है, अबाउट y एक्सिस ले रहे हैं, तो y एक्सिस से g का डिस्टेंस कितना है a, तो 12w a हो गया, माइनस ये जो अब वेट रखे हुए हैं -w, बिकॉज पूरे जो स्क्वायर का वेट है वो 12w, वो हमने कंसंट्रेटेड जी पे मान लिया, तो वो कंसिडर कर लिया। अब उसमें से माइनस करना है ये 3, तो -w वेट ए, ई और एफ के ऊपर रखे हुए हैं, तो -w ए का डिस्टेंस, पॉइंट जो ए है, वर्टेक्स ए है, इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे ही है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से -w ई वर्टेक्स का, ये जो ई पॉइंट है इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ए डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज उसके कोऑर्डिनेट क्या है a, 0। इसी तरह से f जो वर्टेक्स है, f जो पॉइंट है, उसका डिस्टेंस y एक्सिस से, तो वो भी a हो गया, डिवाइडेड बाई 12w -w, सिंप्लीफाई करने पे आ गया ये 10wa अपॉन में 9w, दैट इज 5/9a, ओके। इसी तरह से मोमेंट निकालना है, अगर हमें मोमेंट अबाउट, अगर एक्स एक्सिस लेते हैं, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वाई कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, दैट इज वाई बार। अगेन देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट देखना है, तो 12w वेट रखा हुआ है जी पे, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है a। इसी तरह से a जो पॉइंट है, वर्टेक्स है, -w जिसके ऊपर वेट है, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो गया। इसी तरह से ई जो पॉइंट है वो भी एक्स एक्सिस पे ही है, उसका डिस्टेंस भी 0 हो गया। एंड एफ पे जो वेट रखा है -w, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना हो गया, एफ ई डिस्टेंस है हमारे पास 2a, डिवाइडेड बाई अगेन 9w, 12w -w 9w आ गया, ये सिंप्लीफाई करके आया 5/9a। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोर्शन को निकालने के बाद जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 5/9a, 5/9a, ठीक है। a मीन्स ये जो साइड्स ली हुई हैं, इसका मतलब है इसका हाफ, ठीक है, ओके। ये आ रहा है 10/9a, 10/9a। a को अगर, बिकॉज ए ई है, a पूरा ए बी के फॉर्म में लिखना है, तो वो बन जाएगा आपके पास 2a, तो इसमें से 5 × 2a अपॉन में 9 अगर हम लिखते हैं, तो 5/9ab आ जाएगा ये। लाइकवाइज दिस इज ऑल्सो 5/9ab, 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 ठीक है। ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द vertical angle of the cone so that center of gravity of its curved surface and the plane base lies at the center of gravity of its volume। कोन ये कर्व्ड सरफेस है जो आपको कोन कोनिकल शेप में दिख रहा है, और प्लेन बेस ये बेस है सर्कुलर जो आपको दिख रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, सेमी वर्टिकल, ये थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है, पूरा वर्टिकल एंगल निकालना है हमने, ओके, दैट इज 2 थीटा हो जाएगा। Let theta be the semi-vertical angle of cone। तो हमें 2 थीटा निकालना है, ओके। नाउ ये बोल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर्व्ड सरफेस का और इस प्लेन बेस का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में लाई करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे कोन को अगर एक ही कंसिडर कर ले, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करता है, तो आपने वर्टिकल एंगल बताना है। तो उस केस में लेट जी बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होल कोन, पूरे कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, ठीक है। G1, G2 एक साथ लिख देते हूँ मैं, G1, G2 बी द
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट G1, G2 बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ G1 किसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लीजिए प्लेन बेस का, एंड कर्व सरफेस ऑफ कोन। G2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, कर्व सरफेस ऑफ कोन रेस्पेक्टिवली, और G1 है हमारा प्लेन बेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब हमें पता है G, ओके हाइट कंसिडर कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ कोन बी स्मॉल h। नाउ हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है हाइट के बेस से हाइट के फोर्थ पे, ठीक है। नाउ मतलब G से G1 इज h/4, ये हमें कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये जो चीज लिखी हुई है ये हमें पता है h/4 होता है, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों की हेल्प से यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। एरिया की हेल्प से अगर हम निकालते हैं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, अगर ये आपके पास बेस है तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट G1 में लिखा हुआ है, G1B रेडियस हो गई R, एंड प्लांट हाइट जो है इसकी OB वो हमने कंसिडर कर ली L, ठीक है। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, ओके। इसी तरह से एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन जो सर्कुलर है और उसकी रेडियस r है, तो उसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ लेट W बी द वेट ऑफ यूनिट एरिया, अगेन कोन के ऊपर कहीं पे भी यूनिट एरिया ले ले, अगर हम सेंटीमीटर को मान रहे हैं तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना एरिया होगा उसका वेट हो गया W, ओके। तो इस पूरे कर्व सरफेस एरिया का W कितना वेट कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया है इतना, ठीक है। ये जो कर्व पोर्शन है उसका एरिया पाई आर एल है और उसमें यूनिट जो एरिया है उसका वेट W है, तो पूरे कर्व सरफेस का वेट हो जाएगा वेट ऑफ कर्व सरफेस is equal to pi r l into W. Likewise, weight of base कितना हो जाएगा pi r square into W. Clear? Now देखिए, अब हम लेते हैं मोमेंट अबाउट AB या बेस पे कहें, बेस के अबाउट। तो हमें क्या, देखिए ये चीज क्या है, वेट ऑफ कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल डब्ल्यू, ये सारा वेट हमारा कहाँ कंसंट्रेटेड है G2 के ऊपर। G2 के ऊपर वेट कितना एक्ट कर रहा है पाई आर एल डब्ल्यू, इसी तरह G1 के ऊपर वेट एक्ट कर रहा है पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू, क्लियर। नाउ अब इस G का डिस्टेंस हमें बेस से पता है कितना है h/4, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4 वो हमें डिस्टेंस उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता है। नाउ G2 पे वेट है पाई आर एल डब्ल्यू, उसका डिस्टेंस बेस से दैट इज G1 G2, ठीक, प्लस अब जो G1 के ऊपर वेट है दैट इज पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू, उसका डिस्टेंस बेस से 0 हो जाएगा एंड अपॉन में पाई आर एल डब्ल्यू प्लस पाई आर स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा h/4 इज इक्वल टू, ओके। नाउ G1 G2 की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, पाई आर कॉमन ले लिया, ओके, W भी कॉमन आ गया, L इसी तरह से नीचे भी पाई आर W L प्लस आर इंटू G1 G2, देखिए G2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब है, जब आपके पास ये बेस उसमें कोन में नहीं है, उस केस में G1 G2 मतलब ये जो लेंथ है ये हमारे पास रहेगी h/4,
3। तो G1 G2 की वैल्यू हो गई h/3, L h/3 अपॉन में L प्लस R। तो ये हमारे पास h कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से एंड वी विल लेफ्ट विद R/L इज इक्वल टू 1/3। नाउ इसके अंदर देखिए, इफ वी सी द ट्राइंगल O, अगर हम ट्राइंगल देखते हैं OG1B, ठीक है, देन साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो R/L को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल, तो पूरा वर्टिकल एंगल हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा, 2 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 7th, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस 3a, ठीक है, रेडियस इसकी 3a दी हुई है, दैट इज OA OB is 3a and vertex O has a hole in the form of a equilateral triangle। ये जो equilateral triangle है OCD, ये होल मतलब यहाँ से इतना एरिया निकाल दिया गया है, ठीक है, और equilateral triangle है ऑफ साइड 2a। इसका मतलब हो गया लेट OD CD OD, ओके OD हो चुका था, OC इन सब की लेंथ कितनी है 2a। ओके, ये पोर्शन निकाल दिया गया है। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम O, ये पोर्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने के बाद जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया, लेट दैट बी द G, लेट G बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ circular lamina after removing ट्रायंगल को रिमूव करने के बाद जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया दैट इज G। अगर ये ट्रायंगल रिमूव नहीं हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कल का O पे लाई करता है, वी नो दैट। ओके, नाउ लेट W बी द वेट ऑफ यूनिट एरिया, जिस तरह से हम करते आए हैं, यूनिट एरिया का वेट W है, देन सर्कल का वेट, सॉरी पूरे सर्कल का एरिया वो निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, r इज 3a होल स्क्वायर, दैट इज 9 पाई a स्क्वायर। एरिया मिल गया सर्कल का, तो वेट सर्कल का कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया का वेट है W, तो पूरे सर्कल का एरिया होगा 9 पाई a स्क्वायर इंटू W। ठीक है, इसी तरह से ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया लेना पड़ेगा अभी हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस है मतलब मान लीजिए CD अगर बेस है तो उसकी लेंथ है 2a, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज OE देखिए इज, अगर मान लीजिए ये हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो एंगल एंगल COD 60 डिग्री का है, तो उसका हाफ अगर एंगल ले लेंगे तो 30 डिग्री। तो ये आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर ले, हम इसे किसको, मैं ट्रायंगल CEO की बात कर रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, OC इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CE, बेस EO, तो OE इज इक्वल टू OC cos 30 डिग्री। ये एंगल अगर हम ले लेते हैं COE एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री, देन cos 30 की वैल्यू हो गई OE अपॉन में OC। OC है कितना 2a cos 30 डिग्री, मतलब 2a इंटू रूट 3/2, तो OE हमारे पास आ गया रूट 3a, 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, a इंटू रूट 3a, इन इस ट्राइंगल का एरिया हो गया रूट 3a स्क्वायर। देन वेट ऑफ ट्राइंगल OCD कितना हो गया
√3a² into w. ओके, इस नाउ इस ट्रायंगुलर जो पोर्शन है, लेट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है G1 के ऊपर, तो इस जो भी ट्रायंगुलर पोर्शन है इसके सारे वेट को G1 के ऊपर कंसंट्रेट कर देंगे हम। इसी तरह O के ऊपर कितना वेट एक्ट कर रहा है, बिकॉज वेट पूरे सर्कल का वेट कितना है 9πa² w, तो इसका मतलब हो गया O के ऊपर ये इतना वेट एक्ट कर रहा है, और G1 जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट G1 बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल OCD। तो ये √3a² w जो वेट है उस ट्राइंगल का पूरा G1 के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ हमने निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। मतलब अगर ए पॉइंट हम फिक्स मान लेते हैं, तो ए पॉइंट से जी ये डिस्टेंस हमें निकालना है, AG, बिकॉज जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कुलर पोर्शन का, जब आपने उसमें से ट्राइंगल रिमूव कर दिया गया है। तो सारे जो वेट अभी हमारे पास इस पूरे सिस्टम का वेट जो कंसंट्रेटेड है, एक G1 पे वेट रखा हुआ है √3a² w, O पे वेट रखा हुआ है 9πa² w। ठीक है, देन 9πa² w ये 0 के ऊपर वेट इतना रखा हुआ है। ठीक है, ये इस वेट का डिस्टेंस A से कितना है, रेडियस जितना, रेडियस इज 3a। ओके, इसी तरह से ये पोर्शन जो है इसको हमने क्योंकि यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, तो उसका वेट मान लीजिए हम किससे, नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, -w उसका वेट यहाँ पे हो गया, तो नेगेटिव √3a² w। नाउ दिस डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस A से, दैट इज AG1 डिवाइडेड बाई 9πa² w माइनस √3a² w। नाउ हमने क्या निकालना है, AG1 की वैल्यू। AG1 इज इक्वल टू, देखिए AG1 कहाँ पे है, दिस इज AG1, इसको हम लिख सकते हैं OA माइनस OG1। AG1 इज इक्वल टू OA माइनस OG1। OA कितना है, दैट इज रेडियस, माइनस OG1। OG1 को क्या हम लिख सकते हैं, 3a माइनस 2/3 OE, बिकॉज किसी भी ट्राइंगल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा होता है, ऊपर से 2/3 होता है। EG1 निकालते तो 1/3, EG1 निकालते तो 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ इट्स हाइट OE होता, बट OG1 अगर है तो दैट इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट, 2/3 ऑफ OE, 2/3 ऑफ OE। और OE की वैल्यू कितनी निकाली थी, √3a, 3a माइनस 2/3 इंटू √3a। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास AG1 की वैल्यू आ गई 3√3 माइनस 2 अपॉन में √3a। ये AG1 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो AG हमारा हो गया 27πa³ w माइनस √3a² हो जाएगा, यहाँ से एक आ गया 3√3 माइनस 2 अपॉन में √3, तो ये कैंसिल आउट हो गया √3, डिवाइडेड बाय 9πa² w माइनस √3a² w। ओके, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास AG आ गया है 27πa माइनस 3√3 माइनस 2a अपॉन में 9π माइनस 3। ओके, नाउ निकालना क्या है, ये तो A से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, सेंटर से। ठीक है, प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम O, मतलब OG डिस्टेंस पूछा है हमसे, OG डिस्टेंस इतना आना चाहिए। नाउ OG को हम किस तरह से लिख सकते हैं, OG इज इक्वल्स टू AG, जो कि अभी अभी निकाला हमने, AG माइनस OA। AG अभी हमने निकाला है, दैट इज 27πa माइनस 3√3 माइनस 2a अपॉन में 9π माइनस √3 माइनस OA इज रेडियस माइनस 3a। ये जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट
आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है, यू विल गेट OG। क्लियर? तो इस तरह से एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।